आजकल मैंने देखा है कि लोग फेमस होने के लिए भी डांस करते हैं। 20 सेकंड की रील्स बना के इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। वो फेमस होने के लिए डांस करते हैं। उन डांसर्स को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि ये रील्स मतलब उनकी फ्यूचर खराब कर रही है। ये बैटल डांस क्या होता है? आजमगढ़ में आपको डांसिंग का करियर कैसा लगता है, क्या नजर आता है? ये आजमगढ़ में डांसिंग का करियर है? डांस में कितने से कौन से स्टाइल होते हैं? तो सेमी क्लास में होता है क्या कि आप सुंदरता ज़्यादा दिखा सकते हैं। अच्छा, एक डांसर के, एक बिगिनर के लिए, अगर वो डांस सीखना चाहता है, अगर वो बिगिनर है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है? उसको आप जितना मतलब बर्तन कोई जितना रगड़ेंगे उतना ही चमकेगा। तो फिर लिमिट मैं कैसे उनको बता दूँ? मैं आपको 3 महीने में मैं एज ए डांसर बना दूँ, उनको डांसर बना दूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं रेहान खान। हमारे साथ हमारे मंच आजमी पॉडकास्ट में मौजूद है अभय सिंह जी, जो कि पेशे से एक डांसर है, एक कोरियोग्राफर है और इनकी एक डांस एकेडमी भी चलती है जिसका नाम है वर्सेटाइल डांस एकेडमी। अभय जी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण इनकी आगे की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई। अभय जी बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, बहुत होनहार स्टूडेंट थे और पढ़ाई में बहुत अच्छी रुचि थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इनके घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण पापा का देहांत वक्त से पहले किसी गंभीर बीमारी के कारण हो गया। इनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा और जिस जिम्मेदारियों के निभाने के लिए इन्होंने पढ़ाई छोड़ी और डांस फील्ड में अपना करियर बनाना शुरू किया और अपने हाथ को आजमाना शुरू किया और आज इस मुकाम पर हैं। अच्छे कोरियोग्राफर लिस्ट में इनका नाम आता है। धन्यवाद रेहान जी, मुझे आजमगढ़ पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू ये बोलना चाहता हूँ कि आप हम जैसे जितने भी कलाकार हैं या जिस फील्ड में, उनको इतना अच्छा मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। तो अभय जी, आपने अपने डांसिंग करियर की शुरुआत कब की और किन परिस्थितियों में आपने अपने डांसिंग करियर की शुरुआत की? मैंने डांसिंग जो स्टार्ट की थी 2016 में स्टार्ट की थी। और सबसे पहले तो मैं डांस का शौक था, बचपन से डांस का शौक था, बट मैं अभी डांसर नहीं था। एक नॉर्मली मतलब गांव में जो डांस होता है वैसे करता था। बट इसी बीच 2016 में जून में पापा की डेथ हो गई और उस डेथ ने मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा तोड़ दिया था और कहीं ना कहीं मैं माइंड से भी ग्रसित हो गया था, बहुत शांत रहने लगा। डांस का एक वो होता है, काउंटिंग होती है कि 5 6 7 8 1 2 3 4 ऐसे। तो मैं काउंटिंग कराता था, बहुत इंटरेस्ट लेकर आता था कि मैं उनको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ये था कि मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि मुझे पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था कि वो हमें आगे ले चल के पढ़ाएंगे। लेकिन उन परिस्थितियों में किसी से बोलना नहीं, किसी से शांत रहना। और मेरी सिस्टर जाती थी एक्सरसाइज करने के लिए, तो सब लोगों ने बोला कि इसको लेके जाओ वहाँ पे, अगर ये जाता है तो थोड़ा होता है माइंड, थोड़ा सा दिमाग बटेगा। बट लेके गए तो 1 2 दिन बोली, लेकिन मैं गया नहीं। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने गाँव के सभी 4 5 दोस्तों को लेके गया। वहां जाने के बाद मैं थोड़ा किसी से बोलना नहीं, मतलब दोस्तों से थोड़ा बातें होती थी। वहां गया, मैं बैठे चुपचाप बैठ के देख रहा था कि लोग कैसे क्या करते हैं। फिर नेहा सर से बोली कि आप सर कुछ बातें करें, कुछ बोलें। तो वो आके मेरे पास बैठे, पूछे कि क्या कैसे हैं, किस तरीके के हैं। बट मैं उसी बीच देखा एक बच्चा मतलब रिपिंग कर रहा था, तो मेरे वहां से क्वेश्चन आया कि सर मैं ये कर सकता हूँ क्या? तो सर का कहना था कि हाँ बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। तो मैं कहा सर मेरी तो काफ़ी मतलब अभी हो गई हो, तो बचपन से किया जाता है। तो उन्होंने बोले कि नहीं आप कर सकते हो। तो वहीं से फिर स्टार्ट किया। मेरी शुरुआत मतलब वहीं से स्टार्ट हुई डांस। और फिर 1 2 महीने मैंने वहाँ डांस स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई के लिए चला गया, डांस छोड़ दिया। फिर मैं इलाहाबाद चला गया तैयारी करने के लिए, एसएससी की सिविल की तैयारी करने चला गया। घर से जो स्थिति मेरी थी वो एकदम डाउन था, रेंट देना सारी चीज़ें तो हो नहीं पा रहा था। बट एडजस्ट करते करते मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया। और 1 ईयर के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। और वहाँ कोचिंग की मतलब क्लासेस बच्चों का लेने की कोशिश की कि जो बच्चे हैं उनसे क्लास लेंगे, उनकी फीस जो आएगी उससे हम अपना पढ़ाई चला सकते हैं, बट हो नहीं पाया। फिर वहाँ से वापस आया तो फिर जिन सर से मैंने स्टार्टिंग किया तो उन सर को पता चला कि मतलब अब आए, वहीं से फिर स्टार्ट हुआ। फिर आया, फिर सर बोले कि आपको ग्रुप करना है, तो करना स्टार्ट किया और वही जर्नी आज आपके सामने मैं बैठा हूँ। तो आपको कब लगने लगा कि आप एक कोरियोग्राफर हो गए हैं और एक परफेक्ट पक्के डांसर हो चुके हैं? आपको कब ये महसूस हुआ? जब मैं स्टार्ट किया सर के यहाँ, सर काफ़ी बिजी रहते थे, तो ये होता था कि सर सिखा देते थे और बोलते थे कि आप काउंटिंग कराइए। तो मैं सिखाना स्टार्ट किया। लगभग मुझे लगता है कि 6 वहाँ सीखते सीखते 6 या 7 महीने कंप्लीट कर लिया था। तब मैं स्टार्ट किया सिखाना वहाँ पे। जब कोई लेडीज आती थी, कोई बच्चे आते थे, तो मैं सर से बेसिक करा लेता हूँ। हाँ मैं बेसिक मैं करा लूँगा।
तो सर कहते थे ठीक है आप साइड ले जाके इनको सिखाइए। फिर वहां से मुझे पहला कोरियोग्राफिंग का काम मुझे सर के साथ मिला सेंट जेवियर्स स्कूल। वहां पे मैंने शुरुआत कोरियोग्राफिंग से स्टार्ट की और वहीं से फिर मैं कोरियोग्राफर का नाम मेरे साथ ऐड हुआ। आप कौन कौन से डांस स्टाइल सिखाते हो? सिखाने के लिए तो मैं ऑल स्टाइल सिखाता हूँ और हिप हॉप, सेमी क्लासिकल, सारी स्टाइल। और डांस में कितने से कौन कौन से स्टाइल होते हैं, सबको एलाबोरेट कर पाएंगे? कुछ कुछ चीजों को एलाबोरेट कर पाएंगे? जैसे रेहान जी मतलब डांस की स्टाइल तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती चली जा रही है, बट जो स्टाइल देखा जाए हिप हॉप स्टाइल, वेस्टर्न और हिप हॉप ये सब मैसअप है। हिप हॉप स्टाइल ऐसा है कि आपके 1917 में स्टार्ट हुआ था कैलिफोर्निया सिटी में ही। और हिप हॉप में आपका आता है, हिप हॉप एक स्कूल टाइप का है, मतलब हिप हॉप एक फाउंडेशन मतलब पार्ट है। उसमें जैसे लॉकिंग आती है, पॉपिंग आती है, क्रम्पिंग आता है। क्रम्पिंग तो 2012 या 2014 में ऐड हुआ था। और बी-बॉय आता है, बीट बॉक्सिंग आती है और ग्रेविटी आती है। इन्हीं सब चीजों को अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई उसमें एक एक स्टाइल और इम्प्रूवमेंट मतलब लेता गया। तो वेस्टर्न हिप हॉप होता है और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। क्लासिकल होता है शास्त्रीय नृत्य होता है और सेमी क्लासिकल अर्ध शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल में होता है क्या कि आप सुंदरता ज्यादा दिखा सकते हैं, बट क्लासिकल में जो होता है उसमें आपको प्योर शास्त्रीय नृत्य आनी चाहिए, यानी कि कथक हुआ, भरतनाट्यम हुआ, उड़िया हुआ, ये सब चीजें। ये स्ट्रीट डांस क्या होता है? हम कहेंगे कि स्ट्रीट डांसर होता है, स्ट्रीट डांस नहीं होता है। मैंने अभी जस्ट बोला कि हिप हॉप स्टाइल में पहले क्या होता था कि हम लोग के पास कुछ प्रचार करने के लिए, कुछ डिजिटल वर्क करने के लिए नहीं रहता था। मतलब 1970 की बात बता रहे हैं जो हम लोग पढ़े हैं अभी। उसमें क्या होता था, जैसे कैंपस में नहीं हो सकता, वो सड़कों पे होता है। और जो सड़कों पे वो डांस करते थे, जैसे सर्कल होता है, डांस करते हैं, बी-बॉय करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, तो उनको स्ट्रीट डांसर बोला जाता है। ये जुम्बा क्या है? एडवांस डांस आया जुम्बा, ये हाँ। जुम्बा क्या है? जुम्बा मतलब होता है कि एरोबिक डांस, अच्छा फिटनेस डांस। अच्छा। और जुम्बा स्टार्ट हुआ है अभी बहुत जल्दी से। जुम्बा स्टार्ट हुआ, जैसे पहले हम लोग क्लासेस जब लेते थे तो एरोबिक कराते थे, जैसे स्ट्रेचिंग कराना होता है कि मतलब हेड से स्टार्ट करते थे, लेग तक ले जाते थे, उनका स्ट्रेचिंग कराते थे। तो क्या होता था, कोई भी गाना प्ले हो गया है हम स्ट्रेचिंग करा लेते थे। जब स्ट्रेचिंग कंप्लीट होता था तब हम डांस स्टार्ट करते थे। अभी जुम्बा का जो इसमें ऐड होना ये था कि जुम्बा एज ए कोरियोग्राफिंग नहीं है, बस जुम्बा क्या है कि सॉन्ग प्ले हुआ और सॉन्ग के साथ जो एरोबिक होता है वो सॉन्ग के साथ होता है। और एक स्टेप को कई बार मतलब जैसे रिपीट कर करके कराना, वो जुम्बा में मतलब ऐड हुआ। और उसमें एक चीज और भी फायदा हुआ कि आपका लोग ना जैसे थकते नहीं थे, वो डांस स्टाइल को ले लिए, वो यार ये तो जुम्बा डांस है, वो डांस करते चले गए और उनका फिटनेस भी मतलब कवर होता गया। होता है। अच्छा, कोई आजमगढ़ में आपका कोई स्टूडेंट आजमगढ़ का रहा हो या किसी और भी एकेडमी का जो किसी रियलिटी शो में पहुंचा? रेहान जी, मैं तो यहाँ जो डांस का जो डांसर लोग थे, मतलब जो वाइब था यहाँ का वो बहुत अच्छा था। बट क्या परिस्थिति, क्या सबके साथ क्या थी, कैसे थी कि वो बच्चे जा नहीं पाए। तो ऐसे कुछ कलाकार ऐसे यहाँ थे जो रियलिटी शो को टच कर सकते थे, बट अब क्या उनकी स्थिति थी अब उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट अभी तक तो आजमगढ़ से कोई रियलिटी शो टच नहीं किया। नहीं गया। ये कंपटीशन जो होता है डांसिंग फील्ड का, जब कंपटीशन होता है जी। तो कंपटीशन का ड्यूरेशन और टाइमिंग क्या होती है? जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो सबसे उसका लेवल 3 पार्ट होता है। एक होता है ऑडिशन राउंड, फिर सेमीफाइनल राउंड, फिर फाइनल राउंड। और ऑडिशन राउंड में क्या होता है, लिमिट सॉन्ग की दी जाती है 1 मिनट की, क्योंकि उसमें 1 मिनट में ये देखा जाता है कि ये बच्चा डांस कर लेता है कि नहीं, और उसकी म्यूजिकलिटी भी देखी जाती है। बट जब सेकेंड राउंड में हो जाता है तो बच्चा ड्रेसिंग सेंस, उसका म्यूजिकलिटी, उसका हाव भाव, एक्सप्रेशन, उसका मतलब लैंग्वेज, और उसकी लिमिट होती है, जो सेकेंड राउंड की लिमिट होती है, सेमीफाइनल की राउंड जो होता है वो होता है 1 मिनट 30 सेकेंड का होता है, 1.5 मिनट का। और फिनाले राउंड होता है 2 मिनट 30 सेकेंड का, 2 मिनट या 30 सेकेंड, वो लिमिट यही दी जाती है। अब उसमें वो बच्चा अपना कला दिखा सकता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितना प्रभाव उसके डांस से सामने वाले को पड़ता है। जैसे कि अभय जी, मैंने सुना है कि आप काफी दूर दूर जाते हैं कंपटीशंस वगैरह को बीट करने के लिए, तो वहाँ आप किन किन सेलिब्रिटीज सब तक मिल चुके हैं और उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? डांस सिखाते टाइम का मैं बता रहा हूँ कि मुझे 1 या 2 साल हुआ था, तो मैं उस टाइम मैं गया था मुंबई, मुझे बुलाया गया था। तो उस टाइम मैं गया था अपना सोलो दिखाने, तो मैं वहाँ गया था, बट मेरा डांस मतलब उस लेवल का नहीं था। तो बोला गया कि अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है।
और वहां मैं सेलिब्रिटी लोगों से मिला, जैसे कि मैंने राघव जुवाल से मिला, पुनीत पाठक से मिला, और वैभव गुगे से मिला, पंकज थापा से मिला। ये लोग इतने बड़े कोरियोग्राफर, मतलब इतनी बड़ी हस्ती हैं कि इनके साथ मतलब मुझे बैठ के बातें करना और एक्सपीरियंस लेना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इनके साथ कुछ वक्त टाइम दे पाया। और उनसे मैं काफी चीजें सीखा कि मैं म्यूजिक के बारे में कैसे पकड़ होनी चाहिए मेरी, और कोरियोग्राफिंग में क्या क्या ऐड करनी चाहिए जिससे कि मतलब बच्चा या आप आगे बढ़ सके। अच्छा, एक डांसर के, एक बिगिनर के लिए अगर वो डांस सीखना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या चीजें होती हैं और उसको कितना समय लग सकता है सीखने में? मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि जब शुरुआत में जब आदमी आता है ना, तो उसको ये लगता है कि सर मुझे इस गाने पे सीखना है और मुझे कितना महीना लगेगा सीखने में। अगर लिमिट लेके आते हैं तो लिमिट में नहीं सिखा पाऊंगा। अच्छा। क्योंकि डांस का जो कोरियोग्राफर होता है या जो डांस की जो नॉलेज होती है, या आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि किसी चीज को आप जितना, मतलब बर्तन को ले लीजिए, जितना रगड़ेंगे उतना ही चमकेगा। तो फिर लिमिट मैं कैसे उनको बता दूं कि मैं आपको 3 महीने में मैं एज ए डांसर डांसर बना दूंगा। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मतलब आप नॉलेज लेके सीखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा स्थिर होइए अपने आप को कि मुझे सीखना है। जब आपके माइंड में होगा कि मुझे सीखना है, तो आप 1 महीने में सीख जाएंगे, और माइंड सेटअप लेके आएंगे मुझे 1 महीने में सीखना है, तो आप उतने ही लिमिट में आप रह जाएंगे। आपने इतने सारे डांस मूव्स, डांस स्टेप्स और डांसिंग के पैटर्न्स मुझे बताएं। एक डांस का पैटर्न रह गया जिसको बैटल डांस कहते हैं। ये बैटल डांस क्या होता है? बैटल डांस, सबसे पहले तो बैटल डांस को एक अंडरग्राउंड नाम दिया जाता है। अंडरग्राउंड नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें कोई टीचर, जैसे टीचर तो हर जगह गुरु का काम होता है, बट इसमें ये दिखाया जाता है कि इसमें कोरियोग्राफी नहीं चलती। जैसे कोरियोग्राफिंग अलग होता है, कोरियोग्राफिंग में क्या होता है कि मतलब बच्चे को पर बीट सिखाना पड़ता है, लेकिन अंडरग्राउंड और जो बैटल होता है वो ऑन द स्पॉट होता है। आपका बेसिक मजबूत रहेगा, तब आप ऑन द स्पॉट अपनी स्टाइल में इम्प्रूव करते हैं। और उसमें बैटल में ये चीजें की जाती है कि जैसे कोरियोग्राफिंग हुआ चाहे मंच हुआ, उसका एक स्टेज बनता है, लेकिन बैटल में क्या होता है, एक सर्कल बनता है। उस सर्कल के आसपास जो बैटल करने वाले जो पार्टिसिपेट होते हैं वो ग्राउंड में बैठते हैं, और जो ज्यूरी मेंबर होते हैं, उसके भी ज्यूरी मेंबर होते हैं, वो सामने बैठते हैं। बाकी जो लोग बैठते हैं वो स्टेज पे, चेयर पे नहीं बैठते, वो सब लोग फ्लोर पे बैठते हैं। और जिसको बैटल करना होता है, जिसको मतलब बैटल करना होता है, वो ग्राउंड के बीच में करता है, ग्राउंड के बीच में करता है। और उसमें यही सबसे बेसिक नॉलेज दूंगा, मतलब बहुत ज्यादा डीपली जाऊंगा तो बहुत वो होता है। इसमें यही कि वो ऑन द स्पॉट म्यूजिक प्ले होता है, उसको उस बंदे को ये नहीं पता होता है कि कौन सी म्यूजिक बजने वाली होती है, बस इतना पता होता है कि वो जिस स्टाइल का है उस स्टाइल की म्यूजिक प्ले होगी, बट गाना नहीं पता होता कि उसको यही गाना बजेगा तो मैं कर लूंगा। गाना वो जो ना सुना होता है, डीजे, उसमें जो डीजे आते हैं वो ऐसे गाने बजा देते हैं कि वो गाना सुना ही ना हो बंदा। तो इसमें ये सबसे ज्यादा कारण ये होता है कि ऑन द स्पॉट यानी फ्री स्टाइल होता है। इसमें कोई टीचर आपको सिखा के भी भेजेगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे, तो कोरियोग्राफी के लिए पहनते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ये चीज देखी है कि आजकल मैंने देखा है कि लोग फेमस होने के लिए भी डांस करते हैं। 20 सेकंड की रील्स बना के इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, वो फेमस होने के लिए डांस करते हैं। उन डांसर्स को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि जिस डिजिटल पे वो वर्क कर रहे हैं, अगर वो अपने बेसिक पे वर्क करते हैं, अपने नॉलेज पे वर्क करते हैं, अपने डांस पे वर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो वायरल हो जाते हैं। और उस चीज पे वर्क करके अगर वायरल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक सीधा फंडा होता है कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। अभी इस समय जो जनरेशन, जो ये समय जो माहौल ही जो चल रहा है, चाहे वो दुकान का हो, चाहे डांस का हो, चाहे किसी का, सब लोग रील्स पे मतलब भागे जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि ये रील्स मतलब उनकी फ्यूचर खराब कर रही है, और सब लोग यूज कर रहे हैं, हम आप सब लोग यूज कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें मैंने अभी जो बोला कि अगर आप पर्टिकुलर वो अपने वेब में अपने चीजों पे वर्क कर रहा है, तो वो रील्स में क्या, वो पूरे जिले में वायरल हो सकता है, पूरे देश में वायरल हो सकता है। बट अब ये रील्स के लिए तो इसमें क्या होता है कि अभी जो बच्चे ट्रेंडिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, 30 सेकंड से 15 सेकंड की वीडियो के लिए वो तैयार करते हैं। अगर उनको अब आपको 2.5 मिनट बता लिमिट ना, 2 मिनट से 30 सेकंड अगर डांस करा दिया जाए, उनकी ब्रीदिंग इतनी बढ़ जाएगी कि उनके पास वो स्टेमिना नहीं होगा, वो फ्लोर छोड़ देंगे, क्योंकि ये रील्स उनको काट चुकी है, इतनी काट चुकी है कि वो बस 15 से 30 सेकंड की लिमिट में रहते हैं। आजमगढ़ में आपको डांसिंग का करियर कैसा लगता है? क्या नजर आता है कि आजमगढ़ में डांसिंग का करियर है, फ्यूचर है कुछ बच्चों का कि नहीं? मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मैं डांस
सीखा और जब सिखाना स्टार्ट किया उसमें कैरियर बहुत अच्छा था और अभी भी कैरियर है। कहा जाता है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत है। वो ना आपको डिजिटल दे पाएगा ना आपको कोई दे पाएगा जब तक वो आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। और अब आजमगढ़ में सब लोग मतलब एज ए बिजनेस करते हैं अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। कोई ये नहीं सोचता भी हद तक चले हाँ बस इसी पे रुके हुए वो, क्योंकि वो एक दो इसमें वो इसलिए रुके, कुछ लोग तो इसलिए रुके हैं तो कुछ इसमें बच्चों की भी गलती है। वो बच्चा आपके यहाँ आता है 2 साल 4 साल सीखता है, वो अपने आप को एक्सपीरियंस इतना मान लेता है कि वो फिर आपकी बातों को ईगो में ले लेता है, उसको मतलब अजीब तरीके से लेके दूसरी जगह जाता है, फिर उनके यहाँ सीखता है। वो क्रिएशन उनका यहाँ के टीचर को भी एक तरह से बोला जाए तो लापरवाह कर दिया। और यहाँ के जो माहौल है जो आप बता रहे हैं कि मतलब फ्यूचर क्या है, इस सब चीजों को बिगाड़ के रखा है। और यहाँ के कुछ टीचर हैं जो वर्क करना चाहते हैं बट उनको बच्चे नहीं मिलते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बस मेरी संस्था का नाम चलता रहे, बच्चे डांस करते रहे, पैसा आते रहे, बस उनसे सिर्फ इतना मतलब है। उनको आजमगढ़ का फ्यूचर नहीं है कि चलो आजम। मैं अभी बाहर तक जाता हूँ, मैं आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप सुल्तानपुर सिटी का मैं नाम लेके बोलता हूँ, वहां आप जाके एक बार आजमगढ़ का नाम लेंगे ना, वहां मैंने उस जगह इतने पार्टिसिपेट दिया है और वहां की जनता जब आजमगढ़ का नाम सुनती है तो एक अच्छी वोटिंग करती है। बट यहाँ लोग दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। बच्चों के साथ फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ होता है। अब बच्चे खुद अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कोई जो जनरेशन थी कि हाँ यार फ्यूचर है और डांस में अच्छा फ्यूचर है, अब तो स्कूल टीचर बच्चे बन, जो डांस टीचर अच्छा सिखा रहा है वो स्कूल टीचर है। आप कत्थक से डिप्लोमा लेके आप अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, इसमें फ्यूचर है। पहले नहीं था, पहले लोग बोलते थे कि मतलब गाली देते थे, नचनिया बनोगे क्या क्या। बट अब फ्यूचर है। हर एकेडमी हर स्कूल में आपको एक डांस टीचर अपॉइंट करते हैं। हाँ, और अगर आप अच्छे नॉलेजेबल हैं तो आपको अच्छा स्कूल मिलेगा। आपकी कहीं ना कहीं आप जो रोड पे जाके डांस कर रहे हैं, जहाँ यहाँ वहाँ नाच रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप रिस्पेक्टेड आप स्कूल में जॉब करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे मंच पर आने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप जो आपकी सोच है, जो आपने आजमगढ़ को लेके सोच रखी है, जो जिस बुलंदियों पर आप आजमगढ़ को ले जाना चाहते हैं, आप वहां तक पहुंचें और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। और ऐसे ही आप अपनी जिंदगी में सफलता की बुलंदियों पर चढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।